with us today we have हमारे साथ आज है Dr. Amritpal Kaur. A little bit about Dr. Amritpal Kaur. Amritpal Kaur is an orodental surgeon. She's also a writer, and she is joining us from Jalandhar, Punjab. She has 12 years of private practice experience, and she also is an owner of a dental clinic in the name of Jeevak. She's also associated with Institute of Ambedkar Studies and SSA-CH Foundation. Over to you, Dr. Amritpal Kaur. बहुत बहुत शुक्रिया उत्पला आपका। आज डिजिटल नालंदा के इस माध्यम से जो सभी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और भारत की पहली जो क्रांतिकारी समाज सेविका थी और अध्यापिका थी सावित्रीबाई फुले, उनके आज जन्मदिन पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारा जो समाज है, भारत का समाज जो है, वो एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें जो औरत का जो अस्तित्व है पूरा, वो एक मर्द के अधीन रखा गया है। सो ये जो विचारधारा है, ये बहुत सदियों से चलती आ रही है और आज भी काफी हद तक ये बरकरार है। शहरों में थोड़ा सा ढील इस विचारधारा को मिला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्रों में आज तक वैसा ही है। आप देखिए कि औरत की जो पहचान है हमारे समाज में, वो पुरुष के साथ उसके संबंध से होती है, कि वो उसकी बेटी है या उसकी माँ है, बहन है, बीवी है। तो हमारी संपूर्ण जो एक स्वतंत्रता है, किसी भी पैमाने पर हो, चाहे वो आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे धार्मिक स्तर पर होती है, चाहे वो राजनैतिक हो या इवन नैतिक स्तर पर भी, वो एक तरह से निर्भर होते हैं हम अपने पुरुषों पर, अपने जो परिवार के पुरुष हैं उनके ऊपर। हमारे देश का जो संविधान है, उसमें हम देखते हैं कि बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार जो हैं, पुरुषों के बराबर के अधिकार हमें उन्होंने दिए हैं। लेकिन बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि उन अधिकारों को इस्तेमाल में लाने के लिए जो अवसर हैं, वो हमें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मिलते हैं। बचपन से ही हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनको हम डेवलप नहीं होने देते, रादर उनको हम दबा के रखते हैं। हर मामले में हम ये कहते हैं कि लड़कियाँ जो है वो लड़कों से कम हैं। यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि लड़कियाँ बुद्धिहीन हैं। जबकि अगर हम ये देखें कि विज्ञान ने ये सिद्ध किया है और बहुत साल पहले बुद्ध ने भी ये सिद्ध किया था कि जो आदमी और औरत है या लड़का और लड़की है, उनमें कोई सिवाय एक शारीरिक बनतर के कोई अंतर नहीं है। जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो दोनों की बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में लड़कों को प्रोत्साहना ज़्यादा मिलती है। हम जो मेहनत करते हैं, हम जो उपलब्धियाँ लेके आते हैं, हमारे जो हुनर हैं, उनको बढ़ावा बहुत कम दिया जाता है। और शुरू से ही हमारी जो एक आइडेंटिटी होती है, एक बड़ी लिमिटेड से दायरे में रख दी जाती है। खाने-पीने पे रोक-टोक है, पहरावे पे रोक-टोक है, ज़्यादा बोलने पे रोक-टोक होती है। अ, मैं बचपन में बहुत परेशान रहती थी इस विचारधारा से, जैसे-जैसे बड़ी हुई, तो मुझे बहुत चोट करती थी ये चीज़ें। तो ये क्यों है? ये क्यूरियोसिटी मेरे मन में हमेशा रहती थी कि ये क्यों है भई, हमारे समाज में ही ऐसा क्यों है? अगर हम बाहर के देशों में देखें तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरत और मर्द जो है वो बिल्कुल एक समान है। ये विचारधारा जो है, ये अमानवीय या इतना जो फ़र्क है लड़के और लड़की में, ये क्यों है हमारे देश में? ऐसा क्यों है? अ, चलिए, मैं ये कह रही थी कि मुझे ये जो विचारधारा है, जो लड़के और लड़की में जो फ़र्क है, इसकी ये बहुत चोट करती थी शुरू में। तो ये क्यों है ऐसा? हमारा समाज ही ऐसा क्यों है? और मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं है? इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क एक लड़के-लड़की में, कि एक मनुष्य है, एक मनुष्य के उसको अधिकार ही नहीं है। ऐसा क्यों है? जब मैं बड़ी हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये बात समझ में आई, जब मैंने ख़ास तौर पे बाबा साहब और बुद्ध को पढ़ा, कि जो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, जो ऊँच-नीच की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको बरकरार रखने के लिए औरतों को गुलाम बनाया जाता है शुरू से ही। उनकी मानसिकता को, उनकी मूवमेंट को, हर एक चीज़ को जो है वो मर्दों के अधीन रखा जाता है। तो ये जो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था ने जो एक तरह की सोच प्रणाली हम में मतलब बना दी है, इतनी नकारात्मक तरीके से वो विकसित कर दी है, कि आज हम देखते हैं औरतों को, लड़कियों को, उनका यौन शोषण बड़ा आम है, बहुत कॉमन चीज़ है। हर बात पे परिवारों में भी उनको मतलब आप देखिए जो दुत्कारा जाता है बात-बात पे। अ, ये चीज़ें हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये हमें बस एक रूटीन सा लगता है। तो हमारी मानसिकता ही इस तरह से विकसित हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सावित्रीबाई फुले जो हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें समझाया था कि लड़कियों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। और अगर लड़कियों को, औरतों को अपनी ये स्थिति जो है,
इसको सुधारना है, तो उसके लिए जो शिक्षा है, वो एकमात्र और सबसे प्रभावशाली रास्ता रास्ता है। शिक्षा के हमें फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? देखिए, शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास करती है, हमें पशु से इंसान बनाती है, हमारे जीवन को एक दिशा देती है, हमारे भविष्य को एक आकार देती है। अगर हमारी बुद्धि का विकास सही तरीके से होता है, तो हम अपने लिए नई दिशाएँ और नए अवसर खुद पैदा कर सकते हैं। हम उतने कैपेबल बन सकते हैं कि अपने लिए जो है नई अपॉर्च्युनिटीज़ वो क्रिएट कर सकें। शिक्षा जो है देखिए महिलाओं के लिए एक खुशहाल और एक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़ोर देना चाहूँगी जैसे-जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं, देखिए शहरों में थोड़ा अलग है, खुला माहौल है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत तंग सोच है। तो जैसे-जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं, उनके शरीर के जो बनावट है, उसमें बदलाव आते हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि सही एक वैज्ञानिक जो इसके पीछे जो सोच है, जो हार्मोनल चेंजेज़ हैं, वो हमें बताने वाला कोई नहीं होता। तो एक कन्फ्यूज़न रहती है हमारे मन में। हम भी बड़े हो रहे हैं, हमारे साथ जो लड़के हैं वो भी बड़े हो रहे हैं। गलत संगत में पड़ने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमें पीरियड्स आते हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता। रादर ये है कि हमारी ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें इन चीज़ों को लेके औरतों के जो शरीर हैं या जो उनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनको लेकर इतना रूढ़िवादी जो विचारधारा है या आप कह सकते हैं कि धारणाएँ बनी हुई हैं। जैसे पीरियड्स के दौरान आपको किचन में जाने नहीं देते हैं, आपको स्कूल से छुट्टी कर देते हैं, आपको अशुद्ध कहा जाता है। ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे परिवारों में, शहरों में भी हैं, अंदर तक। चाहे हम ये कहते हैं कि हाँ, खुला माहौल आ गया है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर हमें एक सही उम्र में एक सही जो शिक्षा मिलती है, सेक्स एजुकेशन मिलती है, तो हम बहुत सारी गलतियाँ करने से बचते हैं, जो यौन अपराध हो रहे हैं, वो भी कम होते हैं। हम ज ये जो धारणाएँ बनी हुई हैं, इनमें से सही-गलत का फ़र्क कर सकते हैं अगर हमारे पास शिक्षा है तो। शिक्षा देखिए हमारी हीन भावना को कम करती है। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास वो पैदा करती है। आप एक ज़िम्मेदार कार्यकर्ता बनती हैं, आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बनती हैं, आप अपने देश का नाम रोशन करती हैं, आप में अपने अधिकार जानने की एक वो उत्सुकता पैदा होती है जैसे-जैसे आप पढ़ती हैं। आप जो आत्मविश्वास धीरे-धीरे पैदा होता है, वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप अपनी रुचि के अनुसार अपना पेशा चुन सकती हैं। आप दूसरों की बात को एक बेहतर तरीके से और तेज़ी से समझ सकती हैं। जो आपकी शिक्षा है वो आपकी सोच को एक गहराई प्रदान करती है। हमारे किरदार को निखारती है शिक्षा और हमारे अंदर एक गरिमा आत्मसम्मान, प्रथा, सूचना जैसी चीज़ें वो पैदा करती है। अ, हमारे अंदर एक नैतिक बल जो मोरालिटी होती है वो पैदा करती है और अगर हम शिक्षित हैं, हम आगे चल के बाबा साहब को पढ़ेंगे, हम आगे चल के बुद्ध को पढ़ें, तो हमें ये समझ आता है कि उनके द्वारा जो मोरालिटी या जो एक नैतिकता का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है, वो औरतों के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। तो अगर हम शिक्षित हैं, उनको पढ़ के हम अपना पूरा जो जीवन है, उसको एक 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 दिशा दे सकते हैं मोरालिटी की तरफ, नैतिकता की तरफ। शिक्षा देखिए महिलाओं को अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाने में सहयोगी बनाती है। हम समय के साथ-साथ अपने शौक विकसित कर सकते हैं जो हमें और ज़्यादा क्रिएटिव या रचनात्मक बनाता है। हम जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प किया है शिक्षा ने, हमें वो एक मौका देती है कि हम अपनी जो ये सामाजिक व्यवस्था है उसकी जड़ को समझने में खुद को सक्षम बना सकें और उसको अपने निरंतर प्रयासों से उसको हिला सकें जैसे सावित्री बाई ने हिलाया था। तो जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुँचते, उसको समझते नहीं हैं, तब तक समस्या कोई भी खत्म नहीं होती। चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या आपकी पर्सनल कोई निजी समस्या हो। तो आप देखिए कि इसके लिए एक राइट विज़न होना बहुत ज़रूरी है, राइट व्यू एक सही दृष्टि जिसको हम सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। बाबा साहब इसको बहुत मानते थे सम्यक दृष्टि को। अगर आपके पास सही विज़न नहीं है, तो आप अपनी लाइफ़ को एक सही वो रास्ता नहीं दे सकते। आपको समझ नहीं आ सकता कि आप क्या कर रहे हैं या आपने क्या करना है आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सावित्री बाई ने भी उनके पास जो उन्होंने कल्टीवेट किया धीरे-धीरे शिक्षा के साथ अपना राइट विज़न, वहाँ से उन्होंने देखा कि महसूस किया कि जो अशिक्षा है, वो औरतों की जो स्थिति है उसका जो कारण अशिक्षा है, तो अशिक्षित रहकर वो अपना जीवन नहीं सुधार सकती। उनको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, साथ-साथ में उनको खुद लड़ना पड़ेगा। शिक्षित होके उनको लड़ना पड़ेगा आगे आके अपने अधिकारों के लिए। आपको शिक्षा बैठे-बैठे कुछ नहीं देगी। आपको उसको एज़ अ वेपन यूटिलाइज़ करना पड़ेगा।
और उन्होंने सारी उम्र जो ये ज्ञान को देखिए फैलाया, कोने-कोने तक पहुँचाया। हर तरह की लड़की को उन्होंने पढ़ाया, चाहे नीचे वर्ग की थी, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की थी, उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया इस चीज़ में। तो अब देखिए जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं, एक कक्षा से दूसरी में जाएँगे, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं जैसे-जैसे हमें अपॉर्च्युनिटीज़ जो मिलती हैं, तो हम देखते हैं कि शिक्षा हमारे लिए बहुत सारे अवसर खोलती जाती है। अ, अब मैं अगर ये कहूँ कि शिक्षा ने मुझे कैसे आत्मनिर्भर बनाया, तो मैं थोड़ा-सा बचपन में जाऊँगी। बहुत छोटी थी मैं, 11-12 साल की, तकरीबन 28 साल पहले की बात है, जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ था। ये एक बच्चों की शुगर जिसे हम कह देते हैं, वो बीमारी है। इसमें आपको इसका इलाज, आज तो कोई सफल इलाज नहीं ढूँढा गया है, और इसमें आपको दिन में बहुत कई बार आपको इंसुलिन के इंजेक्शन खुद लेने पड़ते हैं। आपको 6 से 8 बार शुगर अपना चेक करना पड़ता है। आपको एक फिक्स रूटीन में रहना पड़ता है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा ये जो बीमारी है आपके सारे शरीर को अफ़ेक्ट करती है, सारे ऑर्गन्स को, आपके मानसिकता पे बहुत एक नेगेटिव वो चोट करती है। और बचपन में भी मैंने बहुत ही लिमिटेड सा एक मतलब लाइफ़स्टाइल मेरा रहा है, इस टाइम पे ये करना, उस टाइम पे ये करना। और ज़्यादा खेल-कूद नहीं कर पाती थी मैं, एक तो बीमारी की वज़ह से। बच्चों के साथ बाहर खेलना मतलब मुश्किल था मेरे लिए। कुछ भी, जैसे आप कहें कि बच्चों का जैसे मन क्यूरियस होता है कि आप उठ के ये कर लें, वो कर लें, वो नहीं था। एक बहुत लिमिटेड सी लाइफ़ रही है। और एक तो देखिए बीमारी की वज़ह से बहुत बंदिशें थी, थक जाती थी मैं ज़्यादा, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो भी इफ़ेक्ट हो रही थी मेरी। तो लड़की की वजह से एक बंदिशें होती हैं, बीमारी की वजह से हमारे समाज में बंदिशें होती हैं। फिर एक लड़की को अगर बीमारी है, उसकी बंदिशें हैं। फिर अगर आप एक दलित लड़की हैं, उसकी अलग बंदिशें होती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके साथ-साथ जो मेरे परिवार का रवैया रहा, या जो हमारे सगे-संबंधियों का बहुत ही नकारात्मक रहा। तो स्कूल से भी, घरों में भी, फ्रेंड से भी, सबसे मैं तकरीबन यही सुनती रही हूँ कि ये लड़की कुछ कर नहीं सकती है अपनी ज़िंदगी में, बहुत जल्दी मर जाएगी ये, या इसकी शादी नहीं होगी, इसको कोई लूला-लंगड़ा मिलेगा, इसके बच्चे ढंग से पैदा नहीं होंगे। एक आप ऑलरेडी परेशान हैं बहुत सारी समस्याओं से, और दूसरा आपको समाज सिर्फ़ इसलिए कि आप लड़की हैं और बीमार हैं, आपको एक तरफ वो एक्सक्लूड करता है, सोशल में भी, फैमिली में भी। तो यहाँ पर मेरे फ़ादर ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे याद है, मुझे बचपन में बुक्स लाके देते थे, बहुत सारी पढ़ने के लिए, ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक म्यूज़िक, आर्ट, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सब कुछ। तो वो मैंने जो एक कल्टीवेट की है अपनी रीडिंग की हैबिट, उसने मुझे बहुत मदद किया है थ्रू आउट माय लाइफ। धीरे-धीरे मैं अपनी उदासीनता से बाहर आने लगी, मैं पढ़ने लगी, पढ़ाई में अच्छी हो गई। मैंने अपना 10th क्लियर किया आईसीएसई में, और मेरा मुझे याद है तब 85% आए थे 10th में, और सभी बहुत हैरान थे कि इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए इस लड़की के। उसके बाद मैंने प्लस 1 में मेडिकल लिया, मैंने पीएमटी दिया, फिर मैंने बीडीएस क्लियर किया, अपना बैचलर्स किया। जब मैंने बीडीएस कर लिया, तो मेरे सामने बहुत बड़ी 2 समस्याएँ आ गईं। एक तो ये था कि मेरी जो मेडिसिन्स का खर्चा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे पेरेंट्स को, या ख़ास तौर पे मेरे पिताजी को उठाना पड़े। तो मैं आर्थिक तौर पर बहुत जल्दी चाहती थी कि मैं फटाफट काम करूँ, पैसे कमाऊँ। दूसरी समस्या ये थी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उनका जो वो दायरा था मेरे लिए कम हो गया। मेडिकल फिटनेस के बेसिस पे मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाती थी। मेरा आईपीएस करने का मन था, मैं पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई मेडिकल ग्राउंड्स पे, वहाँ पे भी रिजेक्ट हुई। तो मैंने फिर अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलने का सोचा, और फटाफट मैंने 2-3 साल बहुत मेहनत की, अपने जो टीचर्स थे उनके पास जाके काम सीखा, हॉस्पिटल्स में काम किया, मैनेजमेंट स्किल्स सीखी, पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स सीखी, स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब सीखी 2-3 साल में। अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, लोन लेके मेरे फादर ने बहुत मदद की, फिर मैंने धीरे-धीरे लोन चुकाया अपना। और एक इमोशनल सेटबैक मुझे लगा 2011 में, जब मेरे फादर की डेथ हो गई। तब मुझे मैं बहुत अकेली हो गई, बिकॉज़ फैमिली में और मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही आज तक कोई है। तो 2 चीज़ें मुझे बहुत वहाँ पे मुझे हेल्प किया। एक तो मेरी रीडिंग की जो हैबिट थी, जो मैंने बचपन से कल्टीवेट की थी, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। दूसरा, मैं घर में नहीं बैठी कि मैं अब काम नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होता। मैंने बीमारी को कभी आड़े नहीं आने दिया अपने लाइफ़ में, अपनी अपनी पॉज़िटिव एक थिंकिंग में। मैं काम पे जाती रही, अपना रूटीन में सब बरकरार रखा मैंने। अपना सेहत की तरफ ध्यान दिया, और पढ़ना नहीं छोड़ा। इस दौरान मैंने 6-7 साल बहुत अच्छे-अच्छे विद्वानों को, बाबा साहब को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, सावित्रीबाई फुले उनके जीवन संघर्ष को पढ़ा, ज्योतिराव फुले को पढ़ा, एम एन रॉय पढ़ा, कार्ल मार्क्स पढ़ा, और फिर मैंने लिखना शुरू किया धीरे-धीरे।
तो आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स मेरे ऑनलाइन मैगज़ीन्स में छपते हैं जो सोशल इश्यूज़ पर हैं, औरतों के इश्यूज़ पर हैं। और बड़ी खुशी होती है मुझे कि पहले मैं दूसरों की रचनाएँ पढ़ती थी, आज मेरी रचनाएँ लोग पढ़ रहे हैं। और एक हिम्मत भी मिलती है। आज मैं सोच रही थी आज सुबह ही कि मैं इस साल एक किताब लिखूँ। और अ, शिक्षा का जो सबसे मुझे जो बेनिफिट हुआ है, वो मेरी बीमारी के हिसाब से हुआ है। मतलब मैंने अपनी बीमारी के बारे में थॉरोली पढ़ा कि ये क्या चीज़ है। ये किस तरह से मेरी बॉडी में जो है वो उसको अफ़ेक्ट कर रही है। मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसके इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट, वो मैं अपनी बॉडी पे किस तरह से कम कर सकती हूँ। व्हाट शुड आई डू मतलब टू लिव अ हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। तो अ, एक रूटीन जो मुझे मतलब अपनी बीमारी की वजह से बनाना पड़ा और एक डिसिप्लिन जो मुझे एक लाइफ बनानी पड़ी, उसने बहुत मदद की। आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर है वो जो हो जाता है। सो आज मैं देखती हूँ कि इस स्टेज पर काफ़ी सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने सुबह उठ के मैं अपना पूरा दिनचर्या प्लान करती हूँ कि मुझे क्या करना है। सारा पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट्स है, सुबह 10 से 8 बजे तक मैं अपना काम करती हूँ क्लिनिक पे। फ्री टाइम मिलता है, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। अपनी बीमारी को मैंने कभी अपने जो अच्छी ज़िंदगी जीना या एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना या फिर आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, उसके बीच में मैंने कभी आड़े नहीं आने दिया। तो चाहे एक बहुत दायरा मतलब दायरे में सीमित रह के मैंने काम किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपका दायरा सीमित भी है, तो भी अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते, आपको एक कंटिन्यूटी मेहनत में बनानी पड़ेगी। एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं छोड़ते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। आप उस दायरे को धीरे-धीरे बड़ा होते देखेंगे। आप देखेंगे उस दायरे में और अवसर आप क्रिएट आपके लिए हो रहे हैं और एक स्टेज में और अवसर आपके लिए खुद चल के आपके पास आएँगे। तो मेहनत करना मत छोड़िए। एक दायरे में रहकर भी हम बहुत सारे दायरे तोड़ सकते हैं और दायरे तोड़ना बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, तभी जो है वो सोच बदलती है। तो ये दायरे की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में औरतों की ज़िंदगी वैसे ही बहुत एक दायरे में होती है, आपके परिवारों में या शादी में। प्रोफ़ेशनल लेवल तक जाने का मौका बहुत कम मिलता है। तो कोई बात नहीं अगर आपकी फैमिली से कोई आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है या आप एक दायरे में भी हैं, किसी भी तरह में आपकी फाइनेंशियल रिस्ट्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सीमित मत करिए अपने लिमिटेशंस को, चाहे उस दायरे में रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप रास्ते बनते हैं। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास पहले बेसिक शिक्षा होगी, आप धीरे-धीरे पढ़ते जाएँगे। तो जो लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चियाँ हैं जो आज हमें देख रही हैं, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि सपने देखिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। लड़कों से खुद को कम कभी नहीं समझना है क्योंकि आप नहीं हैं। आप लड़कों से कम किसी भी फ़ील्ड में नहीं हैं। बुद्धि का विकास करिए, अच्छी-अच्छी आदतें जो हैं वो आप डेवलप करिए, क्रिएटिव स्किल्स आप डेवलप करिए। आप अपना समय बर्बाद मत करिए, अपने किरदार में नैतिकता वो पैदा करिए। और ये जो आजकल हम फ़िल्म्स देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स देख रहे हैं या जो वीडियोज़ हम यूट्यूब्स पे देखते हैं, इसमें एक बहुत ही लिमिटेड सा दायरा मतलब औरत का दिखाते हैं, सिर्फ़ उसके सौंदर्य तक। इन्हें मत देखिए। अपनी बुद्धि के ज़ोर पे आप आगे आइए, ये बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्ट पैदा कीजिए अपने अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। कामयाबी को पैसों में मत देखिए, प्रशंसा में ढूँढिए। मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। जब आप एक स्तर पर पहुँच जाते हैं, जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, जब आप अपने फैसले खुद लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तो अपनी जो आपका फ़र्ज़ है समाज की तरफ, वो मत भूलिए आप। ये बहुत ज़रूरी है और यही सच्ची श्रद्धांजलि जो है ये सावित्री बाई फुले के जो उनका जीवन का संघर्ष है, जिन्होंने हमें अ, असली महत्व जो शिक्षा का है, वो समझाया है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच अमृतपाल कौर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। वेरी जी, शुक्रिया। इंस्पायरिंग और your emphasis on education, gender discrimination, पर हाँ, being confident about our bodies, about our self-worth, very very important. Being a girl, a woman. So thank you so much. यस, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।